हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्न कथन किस महान वैज्ञानिक से संबंधित है? पहला है, गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। दूसरा है, खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। तीसरा है, गणित की नई शाखा कलन की खोज की। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं गति के जो सुप्रसिद्ध नियम हैं उनका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। उन्होंने प्रकाश तथा जो कलर्स हैं उनके सिद्धांतों पर कार्य किया और खगोलीय प्रेक्षणों के लिए उन्होंने दूरदर्शी की रचना भी की। इसके अलावा दोस्तों, वे महान गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित की एक शाखा की खोज की जिसे कलन या कैलकुलस कहते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। और भी आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही पुष्टि करता या करती हैं? पहला है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। दूसरा है, पृथ्वी पर पेड़ों का उगना। तीसरा है, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा। चौथा है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एक, दो और चार। ऑप्शन बी है एक और चार। ऑप्शन सी है एक, तीन और चार। और ऑप्शन डी है तीन और पाँच। दोस्तों, यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, एक, तीन और चार। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीसरा है यहाँ पर, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। एक, तीन और चार, ये तीनों जो कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की पुष्टि करती हैं तीनों घटनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा के रूप में जानते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर नहीं होता तो हम अंतरिक्ष के समान उड़ते रहते, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित हैं? पहला है, केपलर, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। दूसरा है यहाँ पर न्यूटन, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा है हेनरी, सुग्राही तुल्य द्वारा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात करना। यहाँ पर ऑप्शन है ए केवल एक, बी एक और तीन, सी है दो और तीन और डी है केवल तीन। दोस्तों, यहाँ पर जो सही सुमेलित है वह है पहला वाला, ऑप्शन
जो पहला दिया है कि केपलर प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है, जो कि केपलर के नियम से संबंधित है, बिल्कुल सही है पहला वाला। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो कि दिया गया है, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, जो कि न्यूटन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो यहाँ पर दिया गया है, हेनरी सुग्राही तुल्य द्वारा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा भी यहाँ पर सही है। दोस्तों यहाँ पर केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है, और ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसके अलावा हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुल्य का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात किया था। इसका मान उन्होंने 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर दिया था। इसके अलावा जो युग में यहाँ पर दूसरा है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों केपलर के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ऑप्शन ए है अलग अलग त्वरण होगा, ऑप्शन बी है उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, ऑप्शन सी है यहाँ पर किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, और ऑप्शन डी है यहाँ पर समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास जब हम स्वतंत्र मुक्त रूप से गिरती हैं तो गिरने से उत्पन्न वेग गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, इसके जिसके कारण कि किसी भी क्षण एक ही वेग रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। ऑप्शन बी है चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। और ऑप्शन डी है पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों बाकी तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है, जो कि पृथ्वी के आकर्षण बल द्वारा उत्पन्न होती है, जिसे गुरुत्व कहा जाता है। तो ये सही है। इसके अलावा यदि कोई ऐसा बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो कि असत्य कथन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। ऑप्शन सी है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन विघट नाभिकता का कारण है। और ऑप्शन डी है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। दोस्तों यह कथन सही नहीं है, क्योंकि गुरुत्व बल प्रकृति में पाए जाने वाले
ज्ञात बलों में सबसे दुर्बल बल है, जो दो कणों के बीच कार्यरत गुरुत्व बल पर किसी अन्य कण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, जबकि जो प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम बल है, जो कि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, तथा यह गुरुत्व बल से लगभग 10 की घात 38 गुना अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इस कारण की पुष्टि गति के कौन से नियम द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए है गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन बी है गति का प्रथम नियम, ऑप्शन सी है गति का तृतीय नियम, और ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, गति का द्वितीय नियम। दोस्तों आप सभी जानते हैं पृथ्वी भी वस्तु की ओर आकर्षित होती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसका कारण जो है वह है गति के द्वितीय नियम द्वारा इसकी पुष्टि होती है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। किसी वस्तु पर कार्यरत बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान सदैव वस्तु से अधिक होता है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वस्तु के बल से अधिक है दोस्तों, जिस कारण पृथ्वी वस्तु की ओर नहीं बल्कि वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है? ऑप्शन ए है एक एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है केवल एक। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है वह है ऑप्शन बी। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं उसमें से कथन 2 और कथन 3 असत्य है दोस्तों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल तथा आकर्षण प्रकृति का होता है। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। इस तथ्य के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही जवाब होता है वह है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना पड़ता है उसका 2 गुना। ऑप्शन बी है अब जितना है उसका 4 गुना, ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा भाग, और ऑप्शन डी अब जितना है उसका आधा भाग। दोस्तों आप सभी जानते हैं यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अब जितना है उसका चौथा भाग होता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। इसका कारण है, पत्थर का द्रव्यमान कागज के द्रव्यमान से कम है। ऑप्शन बी है कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से अधिक होता है। ऑप्शन सी है पृथ्वी कागज पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। दूसरा है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तीसरा है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या ये सभी? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दो और तीन। दोस्तों किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा किसी वस्तु का भार ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है, तो ये भी यहाँ पर सही कथन है। तो दोस्तों पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भार का मान गुरुत्वीकरण पर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीकरण विषुवत पर गुरुत्वीकरण से ज़्यादा होता है, इसलिए वस्तु का भार ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर घटता है। कथन एक यहाँ पर गलत है कि किसी वस्तु का भार जो जल द्रव्यमान है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। दोस्तों क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है जो कि हमेशा नियत रहती है, तो इसलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा तथा पृथ्वी पर एक समान ही रहता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन बी है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन सी है, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। या ऑप्शन डी, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सही जवाब है कि जो द्रव्यमान है वह उतना ही रहेगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, चंद्रमा पर किसी मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 रहता है। कारण आर है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और बी दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 होता है। दोस्तों चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लेकिन चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की अपेक्षा कम होने के कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, गुरुत्वीकरण का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिस पर गुरुत्व बल लगाया जाता है। कारण आर है, पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीकरण का मान लगभग स्थिर रहता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों गुरुत्वीय का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों इसके अलावा अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके निकट गुरुत्वीय त्वरण के मान को लगभग स्थिर माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन तुल्यकाली उपग्रह के गुणों के लिए सत्य है। ऑप्शन ए है ये उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। ऑप्शन बी है इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी है ये विषुवत तल में पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सभी जानते हैं पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिक्रमण काल के बराबर हो, यानी कि 24 घंटे हो, तो तुल्यकाली उपग्रह या उसको हम भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी तल से 35,830 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं तथा ये उपग्रह पृथ्वी के विषुवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से सभी जो यहाँ पर ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता यह है कि ये ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं। दूसरा है ये पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं। तीसरा है इनकी पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर तक होती है। और ऑप्शन चौथा है इनका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन इत्यादि के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। केवल दो, दो, तीन और चार, एक, तीन और चार, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक, तीन और चार। दोस्तों वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं उनको ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। दोस्तों इनकी कक्षा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 500 से 800 किलोमीटर दूरी पर स्थित होते हैं। दोस्तों इन उपग्रहों का उपयोग पर्यावरण का अध्ययन, मौसम से संबंधित जो भविष्यवाणियाँ होती हैं तथा पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ और इनकी खोज से संबंधित होता है। इसके अलावा जो कथन दो यहाँ पर दिया गया है ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता वह नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। अभिकथन, जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियत गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता, क्योंकि उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। कारण आर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब जो है वह है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों, जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में एक समान गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग एक सदिश राशि होने के कारण स्थिर नहीं होता, क्योंकि दोस्तों उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इस पर एक अभिकेंद्रित बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी दिशा जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पलायन वेग प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता। दूसरा है, पलायन वेग पिंड के आकार पर निर्भर करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। दोस्तों, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए और पुनः वापस लौट के ना आए। तो यहाँ पर जो कि पिंड के आकार से स्वतंत्र होता है तथा उस ग्रह के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है जिसकी सतह से इसे प्रक्षेपित किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उसमें से किस एक में अधिकतम द्वैध वृद्धि होगी? ऑप्शन ए है 1 मीटर लंबाई और 2 मिलीमीटर व्यास वाले तार में। ऑप्शन बी है 2 मीटर लंबाई और 2 मीटर व्यास वाले तार में। ऑप्शन सी है 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर व्यास वाले तार में। या ऑप्शन डी है 1 मीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार में। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर व्यास वाले तार में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो कि होता है आपके जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल बराबर आपका हो गया डेल्टा एल बराबर mgl अपॉन वाई पाई आर स्क्वायर। दोस्तों क्योंकि चारों तार एक ही पदार्थ के बने हैं इसलिए इन सभी के जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह बराबर होंगे तथा प्रत्येक तार में समान भार का उपयोग करके इसको खींचा जाता है, इसलिए जो mg का मान होगा वो सभी तारों के लिए बराबर होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एल बराबर जो डेल्टा एल है डेल्टा एल बराबर एल अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार इन तारों की जो दैर्ध्य वृद्धि यानी कि इलोंगेशन है इनकी लंबाई के समानुपाती तथा इनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चारों तारों की लंबाई तथा व्यास का मान रखने पर 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर व्यास वाले तार की तरंग वृद्धि जो कि दैर्ध्य वृद्धि सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, जब कोई वस्तु किसी चट्टान से गिराई जाती है तब उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कारण आर है, किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है।
ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपके कोई भी कमेंट हो, कोई आपका सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।